गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए आप लोग सब फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए जिससे कि हम लोग अपनी ये क्लास स्टार्ट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज का हमने आपको कल ही टॉपिक बताया था कि हम लोग आज गवर्नर जनरल पढ़ने वाले हैं। ये गवर्नर जनरल मैं आपको धीरे धीरे करके हर दिन 4 गवर्नर जनरल या 5 गवर्नर जनरल लेकर आऊंगी और उनके बारे में मैं आपको डिटेल में स्टडी करके बताऊंगी और फिर हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रिटिश के कुछ गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल्स हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। शुरू में बिल्कुल जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब आप लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो बेसिकली जो आपका रॉबर्ट क्लाइव है ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल था। फिर कुछ समय बाद आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। फिर कुछ समय बाद आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर 1858 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बना दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए, पहले गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर आया आपका वॉइस रॉय। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक, चलिए फटाफट हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला गवर्नर कौन है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। रॉबर्ट क्लाइव। आपका जो रॉबर्ट क्लाइव है, याद रखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था, मैं आपको बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बारे में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे कर तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद फिर आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। ठीक है, और उसकी एक ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है ना, ये जो ट्रीटी थी आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें क्या था आपका बताइए। ये ट्रीटी आपकी रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ से साइन करवाई थी। जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी तो स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को बुलवाया गया था और वो वहां थे और उन्होंने ये ट्रीटी साइन करवाई। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने इस ट्रीटी को साइन करवाया, बहुत इंटेलिजेंटली इस ट्रीटी को साइन करवाया। और इसी ट्रीटी के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने अपनी एक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली थी। क्या कर ली थी? ब्रिटिशर्स ने अपनी एक सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली थी इंडिया के अंदर। ठीक है, in his move to settle the problem of administrating Bengal, he introduced dual system. According to this system, the real power of jurisdiction lay with the company, while the responsibility of administration was of the Nawab of Bengal. This system proved a failure. It led to the breakdown of administrative machinery. देखिए क्या हुआ, बहुत इंटेलिजेंट था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हम यहाँ पे दोहरा शासन ला रहे हैं। ठीक है, दोहरे शासन की व्यवस्था में इन्होंने दीवानी, जो कि रेवेन्यू सिस्टम के नाम से, उसको इन्होंने कहा कि हम किसको सौंप दे रहे हैं, ये रेवेन्यू सिस्टम हम सौंप दे रहे हैं किसको? खुद को, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, रेवेन्यू हम कलेक्ट करें, बट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, या प्रशासन हम किसको सौंप रहे हैं? हम सौंप रहे हैं बंगाल के नवाब को। ठीक है, तो आप यहाँ का प्रशासन देखिए। ठीक, और हम यहाँ का क्या देखेंगे? हम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, हम यहाँ का रेवेन्यू या दीवानी देखेंगे। ठीक, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही थी। ठीक है, तो इसी को हम लोग डुअल सिस्टम कहते हैं और ये डुअल सिस्टम आपके रॉबर्ट क्लाइव ही लेके आए थे। बाद में आगे चल के ये डुअल सिस्टम बंद हो गया था। क्लियर? चल आगे देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ब्रोक डाउन, देयर वाज एन इकोनॉमिक डिसऑर्डर विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एडिंग टू द मिजरी ऑफ द पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ कि देखिए, आप प्रशासन तो संभाल रहे हैं, ये पैसा ले रहे हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हो गए क्योंकि आज से पहले लोगों ने इस तरीके का सिस्टम देखा नहीं था। जब आज से पहले लोगों ने इस तरीके का सिस्टम देखा नहीं या इस तरीके से सिस्टम में वर्क नहीं किया, तो कुछ लोग पैसे देने से मना कर देते थे, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते थे पैसे देने में, है ना। और आप कह सकते हो कि जो पैसे इकट्ठा करने वाला है उसको तो सिर्फ पैसे इकट्ठा करने आते हैं ना, वो ये तो देख नहीं रहा है कि लोग पैसे दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, फसल ठीक से हुई है कि नहीं हुई है, या फसल खराब हो गई, ये सब चीजें तो वो ऑब्जर्व कर ही नहीं रहा था। सिर्फ और सिर्फ पैसे ले रहा था। तो इसकी वजह से बहुत मिसमैनेजमेंट दिखाई पड़ रहा था।
बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक चीज और दिखेगी, एग्रीकल्चर डिप्रेशन अफेक्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स विद द कंपनी सर्वेंट monopolizing the internal trade of Bengal, thus adding to their personal wealth other than contributing to the company's finances. इसमें क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर है, आपकी जो कृषि मंडी है, वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे आपका ट्रेड और कॉमर्स जो है वो आपको क्या पड़ेगा, बताइए। ट्रेड और कॉमर्स के साथ क्या हुआ था भाई, जब तुम्हारा ठीक से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो ही रहा है, कृषि का उत्पादन तुम्हारा ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर व्यापार में मंदी आ गई। जब यहाँ पे व्यापार में मंदी आ गई तो यहाँ पर आप उस समय देखोगे रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी थी जो इंटरनल ट्रेड कर रही थी, वो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, बट यहाँ व्यापार में मंदी आ रही है, पर जो बंगाल के गवर्नर है या जो बंगाल के ऑफिसर्स है जो काम कर रहे हैं, वो पैसे पे पैसा अपने अंदर भरे चले जा रहे, उनके पास खूब पैसा है। ठीक है, जबरदस्त पैसा है। तो ये चीज कुछ समझ में नहीं है, ये चीज कुछ समझ में नहीं है। ये बात समझ में आई? चलिए फिर वही बात करते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ बंगाल सफर्ड एट इट वाज डिस्करेज्ड, द कंपनी सर्वेंट्स increase the price of raw materials. The artisans who now found their occupation unprofitable left it. क्या हुआ था, छोटे छोटे से कुटीर उद्योग थे वो बंगाल में आके उनको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया गया। क्या किया गया? भयंकर डिमोटिवेट किया गया। ये डिमोटिवेशन का जो कारण था वो आपका क्या हो गया था, जो रॉ मटेरियल थे आपके, जो बेसिकली रॉ मटेरियल थे, उनका दाम बहुत बढ़ा दिया गया। जब रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया तो जो लोगों को काम करना पड़ता था उसमें अपनी जो मजदूरी की कीमत थी वो सस्ती लेनी पड़ रही थी, तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। तो जब उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपना काम धंधा बंद कर दिया। इसकी वजह से जो छोटे छोटे से कुटीर उद्योग थे उनको बहुत नुकसान हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो ब्रॉट रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में में रिफॉर्म्स लेकर है। उन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है ना, और यहाँ पे जो ब्रिटिश का पॉलिटिकल डोमिनियन है इंडिया में उसको स्टैब्लिश किया। उसका आप रख लो कह तो नींव रखी इन्होंने, ठीक है, कि फ्यूचर में जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपके प्रोग्रेस कर सके। तो इस चीज की नींव किसने रखी? आपकी रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। अब आती है वॉरेन हेस्टिंग की बात। वॉरेन हेस्टिंग्स आपके पहले क्या है अभी हम लोग देखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1772। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आने वाला है इन्हीं के समय, इनके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया जहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट बना था। ठीक, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट बना था वो। बंगाल वाज नाउ अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। बंगाल बहुत मिसमैनेज था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने अपने ऊपर पूरा चार्ज ले लिया कि अब हम बंगाल को ठीक करेंगे, उसको ऑर्डर में लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया इन्होंने जहां पर गवर्नर थे आपके और कुछ काउंसिल थी जो कि रेवेन्यू पैसे से रिलेटेड चीजों को देखती थी, और डुअल सिस्टम को क्या किया इन्होंने? ठीक, the entire responsibility of internal administration was taken over by the company servants. जो टोटल आपका प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो कंपनी ने अपने हाथों में ले ली और कंपनी ने कहा कि अब से हम इसको देखेंगे, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अब से हम देखेंगे, कोई और नहीं देखेगा। इन्होंने एक जगह और रिफॉर्म किया, वो था रेवेन्यू सिस्टम। राजस्व सुधार भी इनके समय में हुआ। इन्होंने एक सेटलमेंट सिस्टम लाया, आप 5 सेटलमेंट सिस्टम कह सकते हो उसको, लैंड रेवेन्यू में 1772 में। ठीक, बट ये इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया था इस सिस्टम में, तो 1776 में सिस्टम वापस भी ले लिया गया था लैंड रेवेन्यू का। कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस जो है रिसोर्टेड टू द एनुअल सेटलमेंट अंडर द सुपरविजन बाय अ कंपनी, आपकी कमिटी ऑफ रेवेन्यू। ही वाज दस अनसक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम इन बंगाल। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के बाद आपके कॉर्नवालिस आए जिन्होंने पूरा कहा कि हम पूरे साल भर का सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, आपके राजस्व के लिए एक कमेटी बनाई, बट
वो कमेटी ने जब काम करना शुरू किया तो वो कमेटी समझ ही नहीं पा रही थी कि हैंडल किस तरीके से करे इंडिया को, इससे वो कमेटी भी यहाँ पे फ्लॉप हो गई। एंड में याद रखिए कि जो वॉरेन हेस्टिंग है, इन्होंने एक न्याय का नया सिस्टम बिल्ड किया, जस्टिस का एक नया सिस्टम बिल्ड किया 1772 में आपके जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहां पर इन्होंने एक दीवानी अदालत बनाई और एक फौजदारी अदालत बनाई जो कि मुगल साम्राज्य और मुगल व्यवस्था के हिसाब से थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत आपका सुप्रीम कोर्ट बना जो कि सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को देखता था, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को या कैलकाटा रीजन में बना था, वो कैलकाटा रीजन के ही आपके लॉज और चीजों को देखा करता था। गुड इवनिंग। फिर बात करते हैं ही अटेम्प्टेड टू कोडिफाई द मुस्लिम एंड हिंदू लॉज, इन्होंने अटेम्प्ट किया था कि हिंदू और मुस्लिम लॉज को थोड़ा कोडिफाई कर दे। ठीक, तो कोड ऑफ जेंटो लॉज इनको बोला जाता है। इन द फील्ड ऑफ कॉमन्स 5 कस्टम हाउसेस वर सेटअप, यहाँ पे आपके कॉमर्स 5 कस्टम हाउसेस बने थे। याद रखिए यहाँ पर आपका दस्तक का बहुत मिसयूज होते हुए दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर तिब्बत और भूटान के साथ ट्रेड रिलेशंस आपको दिखे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है आपके इंडिया में रूलर्स के साथ भी डील करते थे, मराठा के साथ भी इन्होंने डील किया और आपके हैदर अली के साथ भी इन्होंने डील किया। वही बात करें, इन्होंने बनारस के नवाब के साथ, अवध के नवाब के साथ भी डील साइन करी। ठीक है, 1772 से 1785 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर में थी, आपके नॉर्दर्न एरिया में थी, आपके ये सैलसेट वाले पोर्ट में थी, मद्रास बॉम्बे में थी, यहाँ सब जगह थी। ठीक, फिर इसके बाद मुगल टेरिटरी जो दिल्ली थी वहां पे भी आपको दिखेगी, अवध में भी दिखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, 1765 तक तो डिफेंसिव पॉलिसी ली, उसके बाद हम डिफेंसिव पॉलिसी अपनी खत्म कर दी हमने, हम ऑटोमेटिक ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी हमारी खत्म हो गई थी 1765 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। उसके बाद हम फ्रंट फुट पे आ गए थे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर सिख मिसल्स who controlled the region around the Satluj. The Muslim chief ruled in the north western Punjab, Multan, Sindh and Kashmir. देखो जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था वहां पे आपके सिख और आपको मुगल्स दिखेंगे या मुस्लिम चीफ दिखेंगे, मराठा नीचे की तरफ और वेस्टर्न की तरफ दिखेंगे, दिल्ली हैदराबाद में भी आपको अलग अलग रूल मिलेगा। अब यहीं पर आपका कर्नाटक युद्ध, मराठा वाला युद्ध, हैदर अली युद्ध, ये सब अब यहीं पर यहाँ पे आपको होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये सब रीजन्स इसीलिए इन्होंने कैप्चर किए थे। नेक्स्ट आते हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के टाइम पे द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेंट कॉर्नवालिस इन 1786 टू कैरी आउट द पॉलिसी ऑफ पीस आउटलाइंड इन पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए इन्होंने पीस पॉलिसी की बात करी, कहां पर बताइए, बिल्कुल पीस पॉलिसी की बात करी इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। इन्होंने कहा हमें फिर से पूरा प्रशासन वाला सेटअप बनाना पड़ेगा सही से। He had to find a satisfactory land revenue system. इन्होंने कहा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है ना बहुत बेकार चल रहा है, इसके लिए हमको एक नई व्यवस्था लानी पड़ेगी। उस नई व्यवस्था के लिए हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी, हमें नया जुडिशियल मशीनरी सिस्टम लाना पड़ेगा, हमको नया वाणिज्यिक व्यवस्था, वाणिज्यिक ढांचा लाना पड़ेगा जो काफी लंबे समय तक स्थायी रहे। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जो आपके यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए, जिन्होंने क्रिमिनल कोर्ट अलग सेटअप करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग सेटअप करे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके एक यूरोपियन मजिस्ट्रेट बैठाए जो कि काफी लंबे समय तक चलता रहा। सिविल कोर्ट अलग बनाए, क्रिमिनल कोर्ट अलग बनाए। ठीक है ना, ये जो आपकी रेवेन्यू और सिविल केसेस है यहीं पर देखेगा, यहीं पर अबॉलिश होने की बात करेंगे। जो आपके दीवानी कोर्ट है ना यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर दीवानी कोर्ट्स को ट्राई ऑल, दीवानी कोर्ट सारे सिविल केसेस देख सकता था, इस बात को ध्यान रखना। क्या कर सकता था दीवानी कोर्ट? सारे सिविल केसेस को देख सकता था A to Z। ठीक, अब बात करते हैं कि सबसे छोटे स्तर पे कौन है, फिर उससे बड़े स्तर पे कौन है। ठीक, तो चलो देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो आप लोगों का पेपर है तो आप लोगों से
मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका कैसा पेपर हुआ आप लोग प्लीज मेंशन करके बताइएगा। आप लोग जो कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि जो जैसा हमने पढ़ाया या जैसा हमने समझाया, अगर उस तरीके से आपके पेपर्स में चीजें आई हैं तो मे बी हम सही पैटर्न पे चल रहे हैं, मुझे ये पता रहेगा। और अगर नहीं आया या कुछ हमें नया उसमें डेवलप करना है, कुछ नया हमें ऐड करना है, तो वो भी आप ही जस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों का सजेशन पेपर देने के बाद बहुत नेसेसरी होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज सजेशन दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, at the lowest level was the Munsif Court, presided over by the Indian officers. Above the district courts were the four provincial courts of appeal at Calcutta, Murshidabad, Dhaka, and Patna. Cornwallis brought about reforms introducing our police system. देखिए, सबसे छोटे लेवल पर एक मुंसिफ दरबार बनाया गया या एक मुंसिफ कोर्ट बनाया जहाँ पे इंडियन ऑफिसर अपॉइंट किया। उससे ऊपर आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, जिला स्तर पे जिला अदालत, जो कि 4 प्रांतों में बने थे। 4 प्रांतों में मतलब 4 प्रोविंशियल आपके प्रोविंसेस में बने थे, प्रोविंशियल कोर्ट के जैसे, जो कि कोर्ट ऑफ अपील थे, ठीक है। मतलब आप नीचे वाले कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं तो आपने इससे ऊपर वाले कोर्ट में अपील किया कि हमको न्याय चाहिए, तो वो कैलकाटा में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में और आपका पटना में बना था। फिर आपका जो कॉर्नवालिस है उसने पुलिस रिफॉर्म्स लाए, तो ये पुलिस रिफॉर्म्स आज तक चल रहे हैं हमारे। सोच लीजिए कितने बेहतर पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आया होगा कि आप आज तक वो पुलिस रिफॉर्म्स चलाते ले जा रहे हैं, है कि नहीं? मुझे खुद बताओ, इतने बेहतर पुलिस रिफॉर्म्स हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड अ दरोगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दरोगा था जो कि आपके डिवाइड हो रहा था एरियाज में, और अंडर अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में के अंदर। फिर इन मैटर ऑफ रेवेन्यू कॉर्नवालिस ने प्रोविंसेस को डिवाइड किया, फिर हर प्रोविंस में एक कलेक्टर बनाया। आज तक आप कलेक्टर बोलते हैं, डीएम को जो आईएएस है उसको आज तक आप कलेक्टर बोलते हैं। 4 सीजेस ने कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम। द कमिटी ऑफ रेवेन्यू रीनेम्ड एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो उन्होंने कमेटी रेवेन्यू की बनाई थी उसको इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तौर पर कंसिडर कर लिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ पर करें आपकी, तो इन्होंने जमींदारों को लैंड भी दी थी काम करने के लिए, ऐसा नहीं। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे आए तो कॉर्नवालिस ने जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कमेटी 1790 में इन्होंने अप्रूवल दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि जमींदारी को लैंड दे दो। उसी के तहत जमींदार परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, जहां पर परमानेंट सेटलमेंट के तहत ये कहते थे 1/11 भाग हमें दो और 10/11 भाग खुद के पास रखो, ये हमारी आपके साथ डील, ठीक है। जब इंक्वायरी कंडक्ट कराई गई, इन्होंने कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट के बेसिस पे एक इंक्वायरी रखवाई थी। वो इंक्वायरी जॉन शोर के थ्रू रखवाई थी। जॉन शोर ने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताए थे, ठीक। तो ये था आपका, आपने देखा ना कि हमने आज 3 बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स पढ़े। आपके कौन कौन से हो गए थे? कॉर्नवालिस, वेलेस्ले और आपके रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़े। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में भी गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। फिर किसी क्लास में हम कभी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर उसी के साथ सब्सिडियरी अलायंस के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। इसी तरीके से हम कर करके बहुत धीमे धीमे बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। पर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वी नीड योर फीडबैक। हमें आपका फीडबैक ये चाहिए होगा कि जिस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, अप्रॉक्सीमेटली 3000 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, तो मुझे ये पूछना था कि क्या उन क्वेश्चंस के आपके क्वेश्चंस आए, फंसे क्या क्वेश्चंस, आपको क्या उन क्वेश्चन से कुछ फायदा मिला, उस प्रिपरेशन से कुछ फायदा मिला, या हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग यहाँ लिख रहे हैं बट बेटा प्रॉब्लम क्या है ना, ये चीज चली जाएगी तो अभी याद रहेगा, बाद में मैम को नहीं याद रहेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर हम लोग अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, बताइए, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आपके जिले जो है वो आपके कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। तो बताइए
इसमें से कौन सा वो सबसे लोएस्ट फीमेल और मेल लिटरेसी रेट वाला आपका डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का? कम ऑन, आंसर सी आपका एग्जैक्टली सही है, अलीराजपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द जंगल बुक, अ बुक पास्ड ऑन पंच नेशनल पार्क ऑफ चिंचवाड़ा? बहुत भाई, पंच नेशनल पार्क बहुत फेमस है आपका मध्य प्रदेश में, बहुत सारे नेशनल पार्क्स है आपके, 11 नेशनल पार्क्स के अप्रॉक्स मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहाँ व्हाइट टाइगर्स भी मिलते हैं, टाइगर्स भी बहुत मिलते हैं आपका, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में। क्लियर? तो बताइए, द जंगल बुक, अ बुक बेस्ड ऑन पंच नेशनल पार्क ऑफ चिंचवाड़ा, किसने लिखी है? हिलरी किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, एडवर्ड किपलिंग या एल्फ्रेड आपका एल्फर्ड? बताइए, एल्फर्ड ने लिखी है, एडवर्ड ने लिखी है, रुडयार्ड ने लिखी है या आपकी हिलरी ने लिखी है? बताइए स्टूडेंट्स, किसने लिखी है? अच्छा, चलिए हम लोग चेक करते हैं, आंसर बी आपका सही होगा, रुडयार्ड किपलिंग। बहुत सिंपल है, बहुत फेमस है रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, फेमस एज संस्कृत ग्राम मोहद विलेज वेयर ऑल द पीपल स्पीक संस्कृत इन विच डिस्ट्रिक्ट इज दैट? बताइए, संस्कृत ग्राम मोहद गांव के नाम से प्रसिद्ध है जहां सभी लोग संस्कृत बोलते हैं, वह किस जिले में है? अलीराजपुर, उज्जैन, नरसिंहपुर या इंदौर? बताइए कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है क्योंकि आपकी संस्कृत को बहुत प्रमोट किया जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, इसमें आंसर सी आप लोगों का एग्जैक्टली सही है, ठीक। नरसिंहपुर, इस चीज को ध्यान रखना, संस्कृत बोला जाता है वहां पे। नेक्स्ट है, वेयर इज द फर्स्ट ओपन प्रिजन कॉलोनी? पहली खुली जेल कॉलोनी कहां पर है? गुना, होशंगाबाद, इंदौर या ग्वालियर? कहां पर है बताइए, बताइए कहां पर है? भाई ओपन प्रिजन कॉलोनी है, मतलब खुली जेल, कहां पर दिखी आपको? बड़ी बात है, हम जो है वहां पर जो कैदी है उनको भी इंसान के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उनको सुधरने का मौका दे रहे हैं, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो बताइए, आंसर सी एग्जैक्टली सही है आपका, इंदौर में। इंदौर सबसे साफ शहर भी है आपका, बहुत साफ शहर है। अब यहाँ पे बताइए, द हाईएस्ट एंड द लीस्ट माल न्यूट्रिशन डिस्ट्रिक्ट रिलेटिवली आर? बताइए कौन सा है? आपका श्योरपुर इंदौर, आपका जौबा भोपाल या श्योरपुर भोपाल या अजीराजपुर इंदौर? बताइए कौन सा है भाई, चेक करें इसका आंसर। इसका आंसर सी एग्जैक्टली सही है, श्योरपुर। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलीज ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट अ रिफ्ट वैली?
आपकी मध्य प्रदेश में से कौन सी ऐसी घाटी है जो कि रिफ्ट वैली नहीं है? ठीक है, दरार घाटी नहीं, सन वैली, आपका नर्मदा वैली, तापू वैली या आपकी चंबल वैली, बताइए। बोलिए। अरे रिफ्ट वैली नहीं है, दरार घाटी नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी है भाई? कम ऑन। अच्छा, आंसर डी एग्जैक्टली सही है आपका, चंबल वैली। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट थ्रू दी मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के मध्यम से उत्तर पूर्व में बहती है? आपकी क्षिप्रा, काली सिंध, चंबल या पार्वती, बताइए कौन सी नदी है? अच्छा, आप लोग को पता है वो कौन सी नदी है जो कि जहां पर आपके कुंभ होते हैं? वो कौन सी 4 नदियां हैं इंडिया में जहां पर आपके कुंभ होते हैं, कुंभ मेला लगता है? बताइए वो कौन सी 4 नदियां हैं आपकी जहां पे आपको कुंभ मेला लगते हुए दिखाई पड़ेगा? आंसर सी एग्जैक्टली सही है, चंबल। नहीं, कुंभ मेला चंबल में नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखना। ईस्ट ऑफ गिब्राल्टर का निकनेम क्या है? पूर्व की गिब्राल्टर के किले का क्या नाम है? ईस्ट ऑफ गिब्राल्टर का निकनेम क्या है? उज्जैन फोर्ट, फोर्ट ऑफ विदिशा, भोपाल फोर्ट या फोर्ट ऑफ ग्वालियर, बताइए क्या है? क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स? ईस्ट ऑफ गिब्राल्टर। गिब्राल्टर वैसे है कहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पढ़ते हो ना? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ पे है बताओ, कमेंट्स में लिखो नीचे आंसर। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ पर है? हाँ भाई, तो फिर ईस्ट ऑफ गिब्राल्टर किसे बोलते हैं? बिल्कुल सही आंसर है डी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ, अगर ये पैटर्न आप लोगों को सही लग रहा है, इस पैटर्न से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट्स में लिखेगा यस मैम। नहीं, अगर आप लोग पूरी थ्योरी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो लिखिए मैम पूरी थ्योरी पढ़ा दीजिए। और अगर आप लोग पूरे क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उसमें लिखिए मैम आप प्लीज पूरे क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ा दीजिए, थ्योरी के थ्रू मत पढ़ाइए, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को मुझे सजेस्ट करना पड़े, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं तो आप लोगों को उनसे अंदाजा लगेगा कि आप लोगों को किस चीज से फायदा हुआ। जब आप लोगों को उस चीज से अंदाजा लगेगा तो उसी हिसाब से हम बताएंगे। और बहुत सारी थ्योरी एकदम से एक दिन में मैं नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो आपको बहुत कुछ याद रहेगा, ठीक है? ये बात है ना। अब वैसे भी एक वीक हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीक पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीक ज्योग्राफी, फिर नेक्स्ट वीक हिस्ट्री, फिर नेक्स्ट वीक पॉलिटी, फिर नेक्स्ट वीक ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आप लोग बोर भी नहीं होंगे, ये पैटर्न हम हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को भी कोई टॉपिक पढ़ना है, स्पेशली पढ़ना है, मैम ये टॉपिक समझा दीजिए, तो एक बार ध्यान रखिए हम वो टॉपिक आपको आराम से समझा सकते हैं, पर वो टॉपिक आपको नीचे कमेंट्स में मेंशन करना होगा, ठीक है? ये चीज का स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। हाँ बेटा, भोपाल फोर्ट जो है आपका, उसको नहीं कहा जाता है, फोर्ट ऑफ ग्वालियर को कहा जाता है। अब मैं आपको ग्वालियर के बारे में एक दो विशेषताएं और बताती हूँ। सिंधियाज आपके ग्वालियर में राज करते थे, बट आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका क्या, रानी लक्ष्मीबाई का टॉम्ब, मकबरा, ठीक है, कहां पर है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कहाँ हुई थी भाई? उनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। याद है कि नहीं याद है? और रानी लक्ष्मीबाई जो है आपकी कौन से युद्ध में थी? 1857 के युद्ध में आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। किस युद्ध में थी? 1857 के युद्ध में आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक? इतना याद रहेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स आपकी आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। कल की क्लास में फिर हम लोग कुछ गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे, इसी तरीके से
फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट जिनका भी पेपर्स है, उन सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर करके आना, होपफुली आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, जय हिंद।